हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब आपको विश करता हूँ। बच्चों, मैं आपका ट्यूटर अविनाश आज फिर से एक न्यू सीरीज़ जो है वो लेके आया हूँ और यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम जो है सबसे पहले 10th क्लास की साइंस के ऊपर फोकस करेंगे और मैं मेनली आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम 10th क्लास का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसको ही कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस अब दिया गया है वो बच्चों एक्चुअली में ऐसे है। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है देखिए, सबसे पहले चैप्टर जो है आपका वो है ये वाला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हिंदी में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहीं से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स के ऊपर आएंगे। देन उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स के ऊपर आएंगे। मतलब 3 चैप्टर जो हैं आपको इस टर्म में पढ़ने पड़ेंगे केमिस्ट्री के। 2 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे बायोलॉजी के, ये है केमिस्ट्री के, ठीक है। ये है बायोलॉजी के हैं। और 2 चैप्टर जो हैं जनरली आपको जो है फिजिक्स के पढ़ने पड़ेंगे। तो एक जो चैप्टर है जिसको बोला गया सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, ये नेचुरल साइंस होती है। तो नेचुरल साइंस का भी एक चैप्टर जो है दिया गया है। इसको भी अगर हम बायो के साथ जोड़ दें तो 3 चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से सिलेबस डिवाइड किए गए। और देख लीजिए मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगी। 17 मार्क्स का पेपर जो है ना, 17 मार्क्स का पेपर, क्योंकि 50 मार्क्स आएगा आपको। फर्स्ट टर्म में 50 होगा और सेकंड टर्म में भी 50 होगा। तो इस टाइप से 100 मार्क्स जो है काउंट कर दिए जाते हैं। 17 मार्क्स आपको आएगा केमिस्ट्री का, फिर 16 मार्क्स का आएगा फिजिक्स में और 17 मार्क्स का आएगा आपको बायोलॉजी या ईवीएस जिसको बोले एनवायरमेंट साइंस बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू अपना ये सीरीज़ जो है 10th के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी साइंस को, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं अपना सिलेबस शुरू और आई होप कि आपको इससे कुछ न कुछ फ़ायदा हो और आपके लिए सिलेबस को बाइंड अप करना भी इजी हो जाए। एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ चलिए अब करते हैं शुरू। ये जो है हमारा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे चैप्टर से है, चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो सबसे पहले केमिकल्स क्या होते हैं उसको देखते हैं, देन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के ऊपर आते हैं, तब जाके रिएक्शन के ऊपर आते हैं। मैं बात करूं तो केमिकल बच्चों देखिए, जो केमिकल है, केमिकल जो है केमिस्ट्री की टर्म में केमिकल्स किसी मटेरियल को या सब्सटेंस को, ठीक है, किसी मटेरियल या सब्सटेंस को क्या बोला गया है, केमिकल बोले। अब मटेरियल किस प्रकार का इसमें लिया जाता है, देखिए मटेरियल जैसे आपके एटम्स हो गए, ठीक है, इसमें एटम्स के साथ डील किया जाता है या आयंस के साथ किया या फिर मॉलिक्यूल्स के ऊपर किया जाता है, ठीक है। और एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मगर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं टर्म वो यही होती हैं कि एटम्स क्या हैं, आयंस क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके लिए केमिस्ट्री के ऊपर होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हमारे पास क्या है एटम्स और क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं। देखिए बच्चों, एटम्स की बात करें, आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में कि एटम्स जो है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट होती है, किसी एलिमेंट की, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। परंतु बच्चों याद रखें कि एटम जो है, ठीक है, एटम जो है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है ना, ऐसा मटेरियल जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है ना। वैसे तो एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ बना हुआ है, ठीक है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ये बना हुआ है। परंतु इनकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती है,
मतलब ये तीनों मिलकर एक एटम को बनाते हैं। ये खुद कुछ भी नहीं है, परंतु तीनों मिलकर एक एटम बनाते हैं और एक एटम की अपनी एग्जिस्टेंस है, और एटम मिलकर एक जो मटेरियल बना देते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स मिलकर एक मटेरियल बना देते हैं। अब सिमिलर, अब देखिए इसी के साथ आ जाता हूँ आगे आयंस के ऊपर। अगर आयंस की बात करते हैं हम, आयंस का मतलब क्या है, जब किसी एटम के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज जो है वो आ जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एटम ना बोलकर उसको आयंस बोला जाता है। मतलब ये तो आयन बोला जाएगा। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरीन आयन बोलेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमारे पास सोडियम है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये सोडियम आयन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास मॉलिक्यूल बच्चों। देखिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब ये सिमिलर का भी हो सकता है और डिसिमिलर का ग्रुप भी हो सकता है, सिमिलर का भी हो सकता है और डिसिमिलर का भी हो सकता है। इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको समझाता हूँ। जैसे सिमिलर के लिए ले लें हम, जैसे ऑक्सीजन है O2, ठीक है, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2। तो इस टाइप से ये सिमिलर एटम का ग्रुप है, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। डिसिमिलर का हमारे पास एग्जांपल H2O, NaCl, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एसिड है जैसे HCl है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो है बच्चों ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इनको अलग करके क्या बोलते हैं, इनको अलग करके क्या बोलते हैं, नीचे वाले इस पे देखते हैं, नेक्स्ट इस पे। तो देखिए बच्चों, जो सिमिलर का होता है, जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, इस टाइप से जो सिमिलर एटम से बने, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, या ओजोन है O3, तो इसके साथ O है ना, O+O+, मतलब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी है तब जाके जो है ओजोन बनी है। तो बच्चों ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। याद रखें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे एटम्स का, एक जैसे एटम्स के ग्रुप को, एक जैसे एटम के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोला जाता है। वहीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स तो हो गया, कंपाउंड के ऊपर आते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब क्या बच्चे, कि ग्रुप ऑफ डिसिमिलर, बस इतनी सी बात है, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर एटम्स का जो है ग्रुप, ठीक है, डिसिमिलर एटम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और कंपाउंड जो है, ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है बच्चों, एक मिनट रुकना, यस, कंपाउंड जो है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास वाटर है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स या एक कंपाउंड को बना रहे हैं। वहीं हम देखते हैं NaCl, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, एक एटम हमारे पास सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का, आपस में मिलकर NaCl बना रहे हैं, मतलब कंपाउंड बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड बन रहा है NaCl, जिसको मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। बोलने का मतलब ये है कि जो एटम है, सॉरी जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल एक ब्रॉडर टर्म है, मॉलिक्यूल एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है। आई होप आपको यहाँ तक ये छोटा मोटा बेसिक था वो पहले से ही क्लियर हो, बट फिर भी मैंने, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने यहाँ तक बता दिया। कि आप जनरली जो है अपनी NCERT को फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो NCERT, ठीक है, NCERT के ऊपर जो है वो बेस्ड होती जा रही है। आपका इवन दैट कि नीट का मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है वो NCERT से ही आ रहा है। अगर आपके पास आपकी NCERT है तो आप उसको खोल लें साथ में, और साथ में इसको देखते चलें, ठीक है। मैं NCERT के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस करूँगा। तो चलिए आते हैं अब केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको केमिकल समझ आ गया, और अब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। केमिकल रिएक्शन बोलने का बच्चों मतलब ये है कि जब कोई 2 अलग अलग सब्सटेंसेस या 2 अलग अलग मटेरियल आपस में मिलते हैं और
वो एक नए मटेरियल को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होना मिक्स होना, दो आपस में कोई दो मटेरियल आपस में मिक्स हुए और एक नया मटेरियल उस बना दिया गया तो उसको बोलते हैं हम उसमें क्या कोई रिएक्शन हुई, मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। और इक्वेशन बोलने का मतलब अगर हम उनको उस पूरी की पूरे वाक्य को, जब पूरे के पूरे जो है जितना भी हमारे पास मटेरियल है उनको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म्स में लिखते हैं इस प्रकार से तो उसको हम इक्वेशंस बोला जाता है, जिसको हिंदी में समीकरण भी बोला जाता है। ज़्यादातर हम जो है अपनी लाइफ में जो है वो केमिकल्स रिएक्शन के साथ ही डील करते हैं, ठीक है। और हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स। बच्चों जो बेस्ड है वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में, साथ में पढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं। लिखा है कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है। बोलते कि अपनी डेली लाइफ में देखें, डेली लाइफ को देखें तो आपको जो है, एक मिनट, डेली लाइफ को देखिए मतलब ज़्यादातर आपकी जितना भी लाइफ है वो पूरी की पूरी जो है केमिकल रिएक्शन से ही भरी पड़ी है। चलिए देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या देता है, बोलता है कि जो है मिल्क है ना, आपको पता है कि गर्मियों में हमारा दूध जो है वो ख़राब हो जाता है, गर्मियों में हमारा दूध ख़राब हो जाता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है। तो बच्चों कभी आपने सोचा कि मिल्क से कर्ड कैसे बन जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जब मिल्क से कर्ड बनता है तो क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हैं, मीन उस रिएक्शन को आप जो है वापस कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं, तो ठीक है नहीं किया जा सकता है, कर्ड से दूध नहीं बनता है। तो बच्चों जब दूध है ना, दूध से मिल्क से जब कर्ड बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होती है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जब मिल्क से कर्ड बनता है तो उसके बीच में एक जो है एंजाइम होता है बच्चों, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया होता है बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है, एंजाइम नहीं बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जैसे ही एक प्रॉपर है ना एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो ये मिल्क को कर्ड में बदल देता है। बदलता कैसे, क्योंकि मिल्क में होती केसिन प्रोटीन, ठीक है, केसिन प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है, ठीक है बच्चों। जो केसिन प्रोटीन को क्या करता है, फ्रेगमेंट कर देता है, मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, और वैसे ही हमें दही में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो बच्चे आइए आगे, एन बोलता है एन आयरन पैन तवा नेल है ना। जब हम इसके लिए मैं बेस्ट जब हम सरिया है ना, हमने जो सरिये की रोड देख ली है, अगर आयरन की रोड देखें, जब हम घर में सरिया लाते हैं या आयरन लाते हैं तो उसके ऊपर जंग जड़ जाता है ना, मीन्स रेडिश ब्राउन कलर का है ना, उसके ऊपर जो है कुछ मटेरियल जम जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो बच्चों रेडिश ब्राउन कलर का, आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन भी दी गई है आपकी बुक में। जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कोट जो है सरिये के ऊपर या आयरन रोड के ऊपर चढ़ रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन में, बता दूं कैसी है, क्योंकि हमने लाया है आयरन, देखो बच्चों हमने लाया है आयरन, वो आयरन हमने रखा है बाहर हवा में और पानी के साथ वो जो है कंबाइन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन बनती है वो बनेगी बच्चों Fe3O4 बनती है, मतलब फेरिक ऑक्साइड जो है बनता है, मतलब जंग जो लगा वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें है ना, ये आपकी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं जो डेली लाइफ में आप जो देखती हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब जो है जो अंगूर जो है सड़ना शुरू कर देते हैं तो वो एक फ्रूटी स्मेल देते हैं, तो वो जो स्मेल आ रही है वो किसकी, वो केमिकल रिएक्शन को ही बता रही है, उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ जिसके कारण जो है वो फ्रूटी स्मेल जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अगर खाना बनाना, ठीक है, जो आप जो है एक दाल को दूसरी दाल में मिक्स करते हैं तो जाके आप जो है देखते हैं, जब आप जो अपने कुकर में चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद क्या होता है, दाल प्रॉपर बन के जो है बाहर निकलते हैं। क्या आप अब जो है दाल को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और दाल अच्छे से मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वहीं आप अगर चपाती को देखते हैं तो चपाती में आपने पानी वगैरह मिक्स किया था, बाद में चपाती को देखते हैं आप वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वाटर जो है इवेपोरेट हो गया और बाकी का मटेरियल जो है वो बच गया, ठीक है। आगे मूव करें थोड़ा सा,
तो नेक्स्ट जो है फूड डाइजेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फूड डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक। देखो बच्चों, हमारे अंदर ही केमिकल रिएक्शन चली हुई है, ठीक है, लिखता है कि फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, कि हमारे अंदर जो खाना जो है डाइजेस्ट होता है वो किसका रिजल्ट है, वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। क्योंकि हमारे अंदर बच्चों, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl, हमारा स्टमक जो है वो HCl सिक्रीट करता है, और वो भी कौन सा, कंसनट्रेटेड HCl जो है वो सिक्रीट होता है। इस HCl की वजह से जो है हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। आगे है इसके बारे में दियो, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी रेस्पायर लिखा हुआ है ना, जब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ब्रेक डाउन हो रहा है, थोड़ा सा बता दूं आपको, यहाँ पे जो हम फूड लेते हैं किसकी बात कर रहा है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसकी रेस्पिरेशन होती है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद बन जाता है C6H12O6 बन जाता है। जैसे जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका यूज़ हो रहा है, देखो उसका यूज़ कहाँ होता है, यहाँ पे होगा। ये जो ग्लूकोज है, इसके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन, CO2 तोड़ दिया इसको, H2O, एंड हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी जो हम ले रहे हैं, ठीक है। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है ना, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसका यूज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो यहाँ तक ये जो कॉमन जो दिया गया था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, इसके आगे क्या लिखता है। मैं आपको NCERT के ऊपर ही बेस्ड रहूँगा, क्योंकि 10th की केमिस्ट्री जो है वो मैक्सिमम NCERT से ही आती है। जितना भी पेपर आएगा वो आपको NCERT से ही आएगा। आगे चलते हैं। अगर आप किसी को, वैसे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो है आपकी रेफरेंसेस बुक्स में है, उनको मैं साथ में कंप्लीट करता चलूँगा। मगर यहाँ पे आपको NCERT समझ आ गई तो समझ लो आपने पूरा का पूरा पेपर बाइंड अप कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको लिखता है आगे कि इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज्ड। अब क्या बोला गया है कि जो नेचर है, मतलब कि पहले हार्ड थी, सॉफ्ट थी, कैसी थी, वहाँ से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, उसकी इनिशियल आइडेंटिटी चेंज हो गई है। और उसका देखो, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि A+B इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये बन गया आपका C, एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, जिसकी आइडेंटिटी, मतलब जिसकी आइडेंटिटी, जिसका नेचर, ठीक है, जो कि जिसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है किससे, अपने इनिशियल सब्सटेंसेस से बिल्कुल ही अलग है, उस बात को बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन क्या होती है पता है आपको, गैस होती है, और हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों, गैस। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं H2O। तो मुझे ये बताइए आप, क्या आपका वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा लगता है, मीन्स गैस है। एक तो इसका आइडेंटिटी चेंज हुई, बोलने का मतलब ये इधर से गैसेस से बन के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। दूसरी बात, ये गैसेस हैं, ठीक है, ये लाइट गैस है ना, हाइड्रोजन जैसे लाइट गैस है, ऑक्सीजन जो है हम जिसको रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ हम वाटर को जो है वो ड्रिंक करते हैं। तो ऐसे पूरी की पूरी आइडेंटिटी, पूरा का पूरा नेचर जो है इनका चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। तो यहाँ तक आई होप समझ आया हो। आगे नेक्स्ट लाइन पे मुझे, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने 7th क्लास में मैटर के बारे में दिया हुआ है कि मैटर क्या है, उसमें फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो हमने देखा। आगे आते वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी, है ना, ये सारा का सारा जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये सारा का सारा आप जो है पढ़ सकते हैं। जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट होता है। देखते हैं यहाँ पे पहली रिएक्शंस जो बच्चों दी गई है, ठीक है ना, और समझाया गया है। यहाँ पे ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस फिगर को देखें, तो यहाँ आपके समझ आएगा कि यहाँ बर्नर पे क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को, है ना, टोंग से पकड़ के, है ना, एक चिमटे की सहायता से इसको जलाया जा रहा है। और नीचे अगर वॉच ग्लास को देखें तो वॉच ग्लास पे ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड को दिखाया गया है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक बार मैं फिर से मार्क करता हूँ, इसको ध्यान से देखें, सारा क्लियर करके, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, और उसका प्रोडक्ट यह मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मिला गया है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ जो है इसमें जो है वर्ड में लिखा है ना, वर्ड इक्वेशन में लिखा गया। देखिए दूसरी बात कि जहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है वो दिया गया है आपको वर्ड इक्वेशन दी गई है। अच्छा, वर्ड इक्वेशन के साथ आपको सबसे पहले दिए सेंटेंस,
सबसे पहले ये सेंटेंस इक्वेशन, सेंटेंस की इक्वेशन दी गई, मतलब वाक्य फॉर्म में एक जो है समीकरण दिया गया है, मतलब इक्वेशन दी गई है। उसके बाद आपको वर्ड इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देन जो फाइनल है वो आएगी केमिकल इक्वेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो जो केमिकल हम जो है मेनली केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, परंतु आपको सेंटेंस इक्वेशन जो दी गई है, वर्ड इक्वेशन जो दी गई है, इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केमिकल इक्वेशन के ऊपर। देन आप जो है अपने आगे का जो है वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें समझाया गया है, तो अगर आप एक्टिविटी को पढ़ें तो क्या लिखता है देखिए, मतलब क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर के साथ। मतलब कि अगर मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले साफ करो, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन यहीं से बन के आया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया गया है ना, क्लीन क्यों किया जाता है। तो अभी रिजल्ट मतलब कि इसका आंसर सीधा बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है, पहली तो बात की पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर में, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दिए गए हैं। तो वहाँ पे दिया गया कि जो मैग्नीशियम है इज ए रिएक्टिव मेटल है, और वो ऑक्सीजन के साथ जो वो कंबाइन कर जाती है ना, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, और फर्दर जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर पाती है, या इसकी रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको आगे क्या लिखता है, जो अभी लिखता है एक्टिविटी में उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखता है यहाँ पे कि क्लीन मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया, उसके बाद बोलते कि आप जो है टोंग की हेल्प से उसको पकड़ो और आप जो सेपरेट लैंप पे उसको जलाओ, है ना। जलाने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन है आपके पास क्या रिजल्ट आता है, आपने क्या देखा। तो अगले इस पेज में दिया गया है, देखो जो यहाँ पे बात बोली है, जो यहाँ पे जो वर्ड इसमें क्या इक्वेशन है ना, सेंटेंस इक्वेशन में बोली, उसको मैं लिखता हूँ। बोल रहा कि मैग्नीशियम रिबन को लीजिए और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, और ये साइन होता है जलाने का। मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों मिलता है। तो ये जो न्यू रिएक्शन बनी, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट की और प्रोडक्ट मिला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मिला, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों, देखो मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक गैस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पाउडर फॉर्म में जो है ना, पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर होता है बच्चों वाइट इन कलर ये होता है। तो इनकी अपनी इनिशियल नेचर और इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग थी, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट से बिल्कुल ही अलग होगी। तो दोनों आपस में मिक्स हुए और एक नया प्रोडक्ट बनाया गया। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड में जो बनता है वो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यह ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। इतना सा हुआ। अब आगे मूव करते हैं आगे वाले पेज पे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे वाले पेज पे क्या बोलते हैं कि जब आपने जलाया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए वाइट डैजलिंग फ्लेम। जब जला तो फ्लेम कैसी निकली, वाइट डैजलिंग फ्लेम, और जो मैग्नीशियम रिबन था वो चेंज हो गया वाइट पाउडर में, एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम। देखिए एंड दिस बोलते कि ये जो पाउडर जो बना है ना, ये पाउडर किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला सुनिए, जब मैग्नीशियम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला तो रिजल्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला बच्चों। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में था, सॉलिड फॉर्म में था। पहली बार मतलब यहाँ सॉलिड प्लस गैस मिक्स हुए और प्रोडक्ट क्या बना, सॉलिड बना, ठीक है ना। तो सॉलिड बना, और ये जो था ये इसका कलर कैसा है बच्चों, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका कलर कैसा होता है आपका वाइट कलर। ये पाउडर जो बना वो किसका है, वाइट कलर का, MgO। तो ये क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा है यहाँ पे। आगे देखो आगे वाली लाइन में क्या लिखता है ये कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, लिखा ना इस रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन होने के कारण। अब ऐसे मत पूछना मुझे कि सर मैग्नीशियम तो हमारे पास था, ऑक्सीजन कहाँ से आई। ऑक्सीजन बच्चों आई एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ जो मैग्नीशियम रिएक्ट किया, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। और ऐसे ही आगे रिएक्शंस जो हम पढ़ते जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। चलिए मूव करते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। बच्चों तो देखें सेकंड एक्टिविटी में क्या दे रहा है,
1.2 एक्टिविटी में देखो बोलता टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, और मैं जितने भी फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ वो साथ साथ में आप अपनी बुक में जो है नोट डाउन करते चले, यहाँ पे ये लिखे गए हैं। जैसे लेड नाइट्रेट, बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला था PbNO3 और 2, ठीक है ना। अब कैसे बनते हैं फॉर्मूले ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है कि आप लेड नाइट्रेट लीजिए, है ना, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए और उसको पोटाशियम आयोडाइड Ki के साथ उसको मिक्स कर दीजिए। तो आपके पास बच्चों देखो, इसको मैं स्ट्रेट इसमें बनाता हूँ। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बच्चों, आप भी लिखें Pb और साथ में आना चाहिए NO3 और 2, ठीक है। और यहाँ पोटाशियम आयोडाइड Ki को लिया और इसको रिएक्ट, जब आपस में दोनों रिएक्ट किए, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट किए, तो ये जो रिएक्शन एक्चुअली आगे पढ़ेंगे हम, जब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी बता रहा है। लेड जो है वो आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा PbI2, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस पोटाशियम नाइट्रेट NO3, ठीक है, NO3 बन गया, यहाँ ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आएगा, मैं यहाँ बैलेंस करने आगे बताऊंगा आपको, सारी रिएक्शन बताऊंगा। तो यहाँ पे बनेगा ये हमारे पास लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट जो है बन के आ जाएगा। एक बार फिर से देख लें, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलिए आप भी साथ में, क्या होता है PbNO3 ब्रैकेट में और बाहर लगाएंगे 2, और पोटाशियम आयोडाइड का क्या होगा बच्चों Ki, है ना, पोटाशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट किए तो क्या रिजल्ट आएगा, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस क्या आएगा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। कैसे बैलेंस करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी तीसरे, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिक्स हो रहा है, मीन्स रिएक्ट कर रहा है, देन हमारे पास जो है नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। एक तो लेड आयोडाइड और दूसरा हमारे पास KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट बन के आ रहा है। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ये आते हैं एक्टिविटी 3 के ऊपर आते हैं बच्चों, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं फिर से, रेड। और जो है अब देखिए एक्टिविटी 1.3 के ऊपर देखें तो यहाँ लिखता है कि जिंक ग्रैन्यूल लीजिए इन कॉनिकल फ्लास्क में और या टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पहले यहाँ रिएक्शन देते हैं फिर बताता हूँ कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है। अब देखिए जिंक लिया हमने, जिंक आपको पता है। और दूसरी बात, आपको जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको 30 तक बच्चों, 30 तक जो है आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और उनके फॉर्मूलाज जो है आने चाहिए, है ना, ये मस्ट है। क्योंकि जब तक ये 30 तक नहीं आएगा तो आपको जो है रिएक्शन करने में जो है मुश्किल आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। जिंक ग्रैन्यूल लिए हमने, साथ में क्या लिया, ये नीचे दिया भी गया है इसमें, और बोला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया हमने, मिक्स किया। तो मिक्स करने से हमारे पास जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस जो है वो साथ में निकलेगी। तो देखिए दो चीजें आपस में रिएक्ट की, है ना, दो चीजें आपस में मिक्स हुई, उससे एक नई चीज जो है वो निकल के आई। जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, HCl जो लिक्विड फॉर्म में है, और जिंक क्लोराइड जो बना वो सॉलिड फॉर्म में बना बच्चों, ठीक है। जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बना और वहां से कुछ गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये भी आपस में दो चीजें रिएक्ट की और नए दो चीजें आपस में रिएक्ट की जिन्होंने एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाया। ऐसे ही नीचे दिए भी गए हैं आपके कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेते हैं तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4, और इसको रिएक्ट करवाएं अगर आप जिंक के साथ, तब क्या होगा आपका, तो तब जो जिंक जो है सल्फेट के साथ, देखो SO4 का मतलब होता है सल्फेट, ठीक है ना, SO4 है सल्फेट आपका, ये है सल्फेट बच्चों, क्या है ये आपका सल्फेट है। तो ये सल्फेट के साथ जिंक जो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बन जाएगा, और H2 जो है वो गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ तक रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती हैं आपकी। आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है इसके पूरे में, जो बाइंड अप करते हैं फिर साथ में। यहाँ तक बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखता है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से that any of the following observation help us to determine the chemical reaction। तो हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, चेंज इन द स्टेट, मतलब कि लिक्विड, दो गैसेस आपस में मिल रही हैं, दो गैसेस आप मिल रही हैं तो आपको हो सकता है कि लिक्विड मिले या सॉलिड मिले, ठीक है। तो उसका जो है वो स्टेट चेंज हो जाएगी, मीन्स फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है।
चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, जैसे वाइट डाइजलिंग सॉरी फ्लेम तो देखी, साथ में हमने पाउडर देखा। फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी देखा हमने हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही थी। चेंज इन टेम्परेचर निकलता है तो टेम्परेचर भी जो है वो चेंज होता है। यहाँ तक ये बेसिक दिया गया है। यहाँ पे आप इसको देख लें, डायग्राम को देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है। ठीक है, यहाँ तक ये था इनिशियल टॉपिक, इंट्रोडक्शन थी पूरे चैप्टर की, तो जो हमने बाइंड अप की। मगर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाने से पहले साफ क्यों किया था, मैंने बता दिया क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अगर ऐसे पड़ा रहता तो पानी के साथ है ना रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मतलब क्या, आपकी जो एटमॉस्फेयर है अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो अच्छे से जलेगा नहीं, रिएक्शन स्लो। और दूसरा बात कि मैग्नीशियम रिबन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, दूसरी बार जो है एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर सके, या तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। तो आप जो है अगर स्लो या स्टॉप होगी तो आप मैग्नीशियम रिबन का वो जला नहीं सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को जला नहीं सकते हैं। तो ये जो है आपका आंसर लिखना है साइंटिफिकली। ठीक है, जनरली साइंटिफिक आंसर जो है लिखेंगे, वहाँ पे एक रिएक्शन देंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ, पीछे रिएक्शंस बता दी गई हैं आपको। अब इसमें जो है सारी की सारी, इसमें को अगर कोई क्वेश्चन बचता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप उस डाउट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आगे मूव करें बच्चों। ठीक है, ये आगे है केमिकल इक्वेशंस दिया गया है। इन्होंने बोला केमिकल इक्वेशंस, बच्चों देखिए अब केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे बच्चों। तो देखो जो केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं तो केमिकल इक्वेशंस में बोला गया है कि क्या किया गया है कि वर्ड, यहाँ पे बच्चों किसको बताया गया, वर्ड इक्वेशंस को। मतलब कि जो हमारे पास सेंटेंस था उसको किस में बदल दिया, वर्ड इक्वेशन में। कि यहाँ बोला कि मैग्नीशियम को, है ना, लिखा ना सीधे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना। परंतु बच्चों मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये भी मैंने आपको पहले बात बता दी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड लिखे गए हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं, यहाँ से पढ़ के आपको जो है पता चल जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में पुट आउट होता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे मूव करें बच्चों, देखते हैं आगे वाला क्या है। आगे है राइट, है ना, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बता दिए। जब केमिकल राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन बोलने का मतलब जब आप जो है बच्चों, जब आप जो है किसी वर्ड इक्वेशन को, है ना, किसी वर्ड इक्वेशन को आप उसकी फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पीछे दिए गया कि मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। देखो वहाँ पे हमारे पास वर्ड इक्वेशन दी गई, पीछे देखें, अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे ये जो है इस इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को अगर आप जो फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों यही है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, केमिकल इक्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके साथ पढ़ेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे अपना जो है लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर इसमें कुछ ना समझ आया हो तो एक बार आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा सारा का सारा। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अगेन वैसे से बोल रहा हूँ कि आप जो है एनी टाइम कमेंट कर लो और पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आई होप सारा का सारा समझ आया हो।